हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आप आज हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 20 यानी पाठ संख्या 20 के अंतर्गत मजदूर शीर्षक की कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं देवराज दिनेश। स्टूडेंट्स, शीर्षक पर आप ध्यान देंगे, यह है मजदूर। हम सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, यानी मजदूर जो वर्ड है, जो शब्द है, इस शब्द को अगर आप गौर से सोचेंगे तो इसका एक जो चित्र आपकी हृदय में उभरेगा वह होता है एक ऐसा वर्ग, समाज का एक ऐसा वर्ग जो हर मामले में कमजोर हो, शिथिल हो और जो मेहनत और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जो परिश्रम करता है अपने परिवार को और स्वयं को पालने के लिए, उम्र भर परिश्रम करता है, परंतु उम्र भर वह गरीबी की जीवन को ही जीने के लिए मजबूर होता है। मजदूर का अगर दूसरे अर्थ में आप लेंगे तो वह प्रत्येक व्यक्ति मजदूर है जो परिश्रम करता है। सुबह घर में आपकी माँ आपके लिए नाश्ता तैयार करती हैं, आपके कपड़े को ठीक करती हैं, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो परिश्रम वह भी करती हैं, इसलिए वह भी मजदूर है। यानी मजदूर का बहुत बड़ा मीनिंग इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है, यानी जो परिश्रम करता है। और यह पूरी पृथ्वी जो आपको इतनी सुंदर दिख रही है, सड़क, नदी, नाले, पहाड़, ऊंची ऊंची इमारतें, वह सब कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ देन है किसकी? तो मजदूर की। स्टूडेंट्स, आपने आगरा का ताजमहल भी देखा होगा या सुना होगा, और दिल्ली का लाल किला, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इमारतें भी आपने देखी और सुनी होंगी। इमारतों के बारे में आखिर उस इमारत को निर्मित करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह है एकमात्र मजदूर। हाँ स्टूडेंट्स, यानी जो परिश्रम करता है लेकिन फिर भी वह उम्र भर गरीबी को झेलने के लिए मजबूर होता है। तो स्टूडेंट्स, मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाने में सदैव यानी जीवन भर लगा रहता है। माया मोह से दूर वह अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपने कर्म में लगा रहता है, चाहे वह पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने की बात हो या गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी में उसे आत्मगौरव का अनुभव होता है। वह 2 रोटी कम खाता है लेकिन वह अपनी भावनाओं को साफ रखता है और उसी में अपने सुख को अनुभव करता है। उसे समाज के एक विशेष वर्ग जो सुखी संपन्न है, ऐसे वर्गों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक को अवश्य रख लें ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएं, कविता के भावार्थ को और कवि के मूल उद्देश्य को। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली पंक्ति है कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति में ही आप देखेंगे कि कवि देवराज दिनेश जी कह रहे हैं मजदूर के विषय में कि एक मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूं, मुझे देवों की बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देवों की बस्ती कहने का मतलब देव का अर्थ होता है देवता, अर्थात समाज के वैसे वर्ग जो बहुत सुखी संपन्न है। उन वर्ग से मजदूरों का कोई वास्ता नहीं, उसे ना तो कोई लेना देना है, ना कोई जलन है, ना ही कोई द्वेष है। वह तो अपनी ही कर्म में, अपने परिश्रम में मगन है। तो मजदूर कहता है कि मुझे देवों की बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। अगली पंक्ति, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। धरा कहने का अर्थ है, धरा का मीनिंग है धरती।
धरती को स्वर्ग, स्वर्ग की उपमा यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि स्वर्ग एक ऐसा जगह है जिसकी कल्पना हर कोई करता है, जो बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ना तो कोई दुख है, न कोई कमी है, न कोई अभाव है, हर प्रकार से सुख और शांति है। तो मजदूर का कहना है कि मैंने अनगिनत, अनगिनत मतलब जिसे गिना ना जा सके, इतनी बार, जिसे गिना न जा सके इतनी बार मैंने इस धरती को अपने परिश्रम के बल पर इसे स्वर्ग बनाने का बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब अगली पंक्ति है कि अंबर पर जितने तारे, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। अंबर कहने का अर्थ है आकाश। तो स्टूडेंट्स, अंबर पर जितने तारे हैं, अब कितने तारे हैं ये तो आप भी समझ रहे हैं कि असंख्य तारे हैं जिसे कभी गिना भी नहीं जा सकता। यानी इतने वर्षों से, इतने सालों से मजदूरों के जो पुरखे हैं, यानी जो उनके पूर्वज हैं, वह भी क्या करते आ रहे हैं, तो मजदूरी। और उस मजदूरी के बल पर उन्होंने इस धरती का रूप संवारा है। यानी हमारी जो धरती है इसका जो सुंदर रूप आप देखते हो, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, चमचमाती ये नदियां, सड़कें, गलियां, यह सब किसकी देन है, तो मजदूर कह रहा है कि ये सब वर्षों से, अनगिनत वर्षों से हमारे पुरखों ने करते आया है और पृथ्वी को सुंदर बनाने की कोशिश किया है और करता रहे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्ति है कि धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। यानी एक पीढ़ी, जो एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक का काल होता है, टाइमिंग होती है, वह एक पीढ़ी हुआ, तो उस पीढ़ी यानी कई पीढ़ी, मजदूरों की कई पीढ़ियां जो है वह इस सुंदरतम, सुंदरतम का अर्थ है अति सुंदर, यानी सुंदर से भी बहुत सुंदर, सबसे सुंदर इसको आप कह सकते हैं सुंदरतम। धरती को सुंदरतम करने की ममता में, यानी मजदूर की हमेशा कोशिश यही रही है कि वह इस धरती को सुंदर बनाए। ठीक है स्टूडेंट्स। और बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। मजदूर कहता है कि इस धरती को सुंदर बनाने में हमारे कई पीढ़ी अपना समय बिता चुके हैं, एकमात्र इस धरती को सुंदर बनाने के। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि अभी और आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। अब मजदूर का कहना है, यानी लेखक कवि देवराज दिनेश जी कह रहे हैं कि एक मजदूर के माध्यम से, कि मजदूर कह रहा है कि अभी जो आने वाली सदियां हैं, सालों, कई सालों के जो है, उन आने वाले वर्षों में हमारे जो वंशज होंगे, हमारे वंशज यानी आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, वह भी क्या करेगी, तो परिश्रम यानी मजदूरी करेगी और इस धरती को सुंदर बनाने का, यानी उद्धार करने का। धरती का उद्धार कैसे होता है, तो उद्धार कहने का मतलब है कि जहां हम हैं, जैसे आप अगर किसी घर में रहते हो तो किस प्रकार से उस घर के हर एक सामान को एक व्यवस्थित तरीके से ठीक ठाक करके रखते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से ये धरती तो है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, नाले, लेकिन जब मजदूर अपने परिश्रम के बल पर इनको व्यवस्थित करता है, एक सुंदर रूप देता है, तो यह धरती सुंदर दिखने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, अगली पंक्ति को हम आपके सामने फिर रख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्ति है कि इस प्यासी धरती के हित में, इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी वीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। स्टूडेंट्स, कविवर देवराज दिनेश जी एक मजदूर के विषय में फिर कह रहे हैं कि मजदूर किस प्रकार से कह रहा है कि यह जो प्यासी धरती का क्या अर्थ है, अर्थात यह जल का अभाव। अगर धरती को जल नहीं मिले तो उसमें कोई पैदावार, कोई फसल नहीं उगेंगे। तो जहाँ की धरती सूखी है, यानी जहाँ पानी की पहुँच नहीं हो पाती है, आप कह सकते हैं कि वह धरती प्यासी है।
तो इस प्यासी धरती के हित में ही, यानी धरती के हित के लिए क्या किया मजदूर ने कि हिमगिरी वीर सुखद गंगा की निर्मल धारा को लाया। हिमगिरी कहने का अर्थ है यानी हिमालय से जो बर्फ पिघलकर गंगा के रूप में पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो उस गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने में मजदूरों का ही हाथ है। हाय स्टूडेंट्स, मजदूरों ने अपनी परिश्रम और मेहनत के बल पर गंगा नदी को एक धारा देने के लिए जो हिमालय से निकलकर हमारे पृथ्वी पर पहुंची, उसको पहुंचाने का काम किस वर्ग ने किया? मजदूर ने किया, अपनी परिश्रम और मेहनत के बल पर। और फिर उसे क्या हुई? तो गंगा के किनारे के जो क्षेत्र हैं वह धरती हरी भरी होने लगी सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह काम यानी हिमगिरी, कहीं कहीं पंक्ति किसी जगह आप कविता में ये भी लिखा गया है कि हिमगिरी चीर, यानी जो पहाड़ है, शिला है, उसको चीर करके, परंतु आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर बच्चों दिया गया है हिमगिरी वीर। यहाँ थोड़ा सा वर्ड को चेंज किया गया है, बदले गए हैं कि हिमगिरी यानी पहाड़ों के को चीरने वाले वीर। आप उसे वीर ही कहोगे क्योंकि पहाड़ों को चीरना काटना या कोई मामूली सा कार्य नहीं है। इस कार्य को करने के लिए मजदूरों ने दिन रात अथक परिश्रम किया, तब जाकर के धरती पर गंगा को ला पाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली पंक्ति है कि मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर, मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर, रेगिस्तान आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जहां सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू होता है, वहां जल का भी अभाव होता है और एक उचित मिट्टी, जो सही मिट्टी होनी चाहिए फसल को उगने के लिए, संभवतः वह भी नहीं होता है। तो मजदूर कह रहे हैं कि मैंने रेगिस्तानों की रेती को यानी बालू को धो धो कर, यहाँ बालू धोने का अर्थ यह नहीं है कि बालू को पानी से धोना, परंतु इसका अर्थ यह है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि रेगिस्तान की रेती में, बालू में भी मजदूरों ने इस कदर मेहनत किया, इस तरीके से परिश्रम किया कि वहां की धरती को भी क्या किया? बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। बंध्या कहने का मतलब है बांझ। हाँ स्टूडेंट्स, जहां जिस धरती पर कोई फसल पैदा नहीं होती है उसको बांझ आप कह सकते हैं, बंध्या धरती कह सकते हैं। तो ऐसी धरती क्या है? राजस्थान के रेगिस्तानों को आप देखेंगे तो उस धरती को आप बंध्या धरती कह सकते हैं। परंतु ऐसी धरती को भी, जो रेगिस्तानी भूमि है, उसको भी मजदूरों ने अपनी परिश्रम के बल पर सींचकर यानी सिंचाई करके स्वर्णिम पुष्प खिलाए। स्वर्णिम कहने का अर्थ है सोने के समान, गोल्डन। ठीक है, तो सोने के समान पुष्प खिलाए अर्थात अच्छी अच्छी फसल उगाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली पंक्ति है कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। एक बार पुनः वही पंक्ति है कि मैं तो मजदूर हूं, मुझे समाज के उन बड़े बड़े वर्गों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिश्रम पर विश्वास है और अपने परिश्रम को ही करने में अपना सुख अनुभव करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अगली पंक्ति में देखेंगे कि अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर। मजदूर अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं। मजदूर कहते हैं कि वह जीवन भर परिश्रम करता है, लेकिन अभाव कहने का अर्थ है कमी, यानी जो कमी है, जैसे भोजन की कमी, कपड़ों की कमी, मकान की कमी, आवास की कमी, तो अपनी कमी को मजदूर जीवन भर मेहनत करने के बाद भी कभी नहीं मिटा पाता है, लेकिन वही मजदूर दूसरों के अभाव मिटाने की क्षमता रखता है। वह कैसे? तो परिश्रम के बल पर। हाँ स्टूडेंट्स, एक मजदूर परिश्रम करके ऊंची ऊंची इमारतें बना देता है, चमचमाते फर्श बना देता है, लेकिन आप उसके घर को देखोगे तो वह मिट्टी के फर्श, यानी उसका जो फर्श है वह मिट्टी का है और उसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई, जो जीवन पर्यंत इसी प्रकार से बनी रह जाती है। वह अपने अभाव कभी नहीं मिटा पाता, लेकिन क्षमता रखता है दूसरों के अभाव को मिटाने में। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके आगे की जो पंक्ति है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, 2 प्रकार के प्रश्न आपको करना है। एक तो पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 यहाँ तक, यानी लास्ट पंक्ति पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ, आज जो आपने पढ़ा है इन सभी का एक सारांश, एक भावार्थ, अच्छा सा भावार्थ आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 है मजदूर शब्द का क्या अर्थ है, क्या मजदूर मनुष्य के अभाव को कैसे मिटाता है, मजदूर मनुष्य के अभावों को कैसे मिटाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आप इसे पार्ट 1 कह सकते हैं, ये जो आपका आज का वीडियो है पार्ट 1। इसके सेकंड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।